नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज हमारे साथ 3 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल, सरल और अदिति। जिन 3 अहम सुलगते हुए सवालों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला सवाल है बिहार। जी हाँ, बिहार 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 लगातार चर्चा में बना हुआ है बिहार। और देखिए, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होना है, समापन से पहले ही एक बड़ा बवाल मचा है। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं वाया नेपाल। सीधे वे आना चाहते थे, ऐसा लगता है, यात्रा को देखने के लिए, और उसके बाद से रेड अलर्ट हो गया है। जबकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, स्टालिन भी पहुंच चुके हैं वहां पर। दूसरा सवाल, ट्रंप की टैरिफ वॉर। 50% टैरिफ से भारत का उद्योग तबाह है, लाखों लाख नौकरियां जाने की आशंका है। लेकिन मोदी जी हैं, स्वदेशी स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। और तीसरा सवाल है, 2025 में आरएसएस हो रहा है 100 साल का, और इस क्रम में मोहन भागवत खुलकर पॉलिटिकल बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में 3 दिन का आयोजन, और तीनों दिन हेडिंग उन्होंने डिसाइड की कि हेडिंग क्या होगी और मोदी जी के लिए कैसे वो बैटिंग करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें यह दिखाई दिया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरा, 1300 किलोमीटर की यात्रा 16 दिन की, उसमें बड़े पैमाने पर जन सैलाब उतरा और इंडिया ब्लॉक भी एकजुट रहा। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर आए, आने वाले भी हैं। लेकिन इसी बीच जो सनसनी मची है, वह सनसनी बहुत बड़े सवाल उठा रही है। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते घुसते हैं। तीनों की फोटो, तीनों के नाम, सब कुछ सरकार बहादुर के पास है, और रेड अलर्ट हो जाता है। और यात्रा पर एक बड़ा संकट, उसकी जो तमाम सभाएं हैं, सब चीजों पर एक संकट छाया हुआ है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ भाषा, मेरा मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार का एक माहौल बदल दिया और बिहार की मार्फत पूरे देश में एक संदेश गया है। मुझे लगता है कि इसी से एक बौखलाहट है। बीजेपी लगातार उन पे हमलावर थी पहले पर, लेकिन उसकी बात नहीं बन रही थी। तो अब ये एंट्री जो हुई है, अंततः आखिरकार पाकिस्तान और आतंकवादी और फिर रेड अलर्ट, यानी इस यात्रा का असर है। यही इसकी मुझे लगता है गवाही देता है, सबूत देता है कि इतना ज़्यादा डर जो है कि अब इसमें इस तरह की चीजें भी, एलिमेंट भी लाए जा रहे हैं। अब वो वाकई है या नहीं, ये सब जांच का विषय है, लेकिन जांच करने वाली एजेंसी भी वही है। तो इसलिए यह है कि यात्रा से डर है। भाषा, आपका क्या है पंच? मेरा साफ मानना है कि अगर ऐसा होता है, जैसा कि फोटो, नाम, सब कुछ डिटेल्स जारी किए गए हैं, बिहार में रेड अलर्ट हुआ है, तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि सुरक्षा की चूक हुई तो हुई कहां पर, और वे बिहार ही क्यों आ रहे थे। बिहार में चुनाव है, बिहार में विकास यात्रा चल रही है, और यह जो यात्रा है, इसने जिस तरह से लोगों को बेखौफ किया, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाइक पर सवारी हो रही है, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी सब बाइक पर चल रहे हैं। यह जो खौफ इससे जागा है, वह बड़े सवाल उठा रहा है। और दरअसल यात्रा का पूरा रूट, पूरी सभाएं सब प्रभावित होंगी। तो मोदी जी और अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा चूक हुई तो हुई कहां। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा नहीं? अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है, इससे जो भारी माहौल बना है, सिर्फ बिहार ही में नहीं, पूरे देश में इंडिया ब्लॉक के नेता एक एक करके आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये अगर, जैसा कि ये आतंकवादी आने से माहौल में बिगाड़ने की कुछ कवायद शुरू होती दिख रही है, मुझे लगता है, लेकिन देश की जनता जो है वोट अधिकार पे जागरूक हो चुकी है। बिहार पे शायद कुछ इस पे असर पड़े, लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है। मुकुल, यह बड़ी हैरानी की बात लगती है, और हैरानी भी नहीं है। कई मामलों में अगर हम पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अक्सर हमें दिखाई देता है। लेकिन मुझे तो अभी सबसे पहला सवाल ये लग रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और बताया हमने दुनिया को कि हमने पाकिस्तान के सारे आतंकवादी जो निशाने थे वो नेस्तनाबूद कर दिए,
उसके बाद इतनी हिम्मत पाकिस्तान की देखिए, और वह भी तब जब पाकिस्तान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जापान और चीन जा रहे हैं, और उधर ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा नरेशन है, ये तो खुद ही अपने को काट रहे हैं। हाँ, तो वो तो देखिए है ही। जब ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, उसमें जो पहलगांव के आतंकवादी थे वो कैसे आए, कब आए, कैसे मारा, कैसे निकल गए, वो इनको खबर नहीं थी। लेकिन बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा अपने बिल्कुल अंतिम क्षण पे जा रही है, पटना में एक बड़ी रैली का ऐलान था और उसके लिए बड़ा एक उत्साह दिखाई दे रहा था, अचानक से यहाँ अब कैसे वो उसे कैसे काउंटर किया जाए, तो मुझे तो लगता है एक शोषा है, ये सिर्फ एक शगुफा है कि भाई आतंकवाद, जब आपके पास नाम भी हैं, जब आपको रूट भी पता है, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वो जो कह रहे थे कि ये आ जाते हैं, कि घुसपैठिया आ जाते हैं, तो भाई आपके होते हुए सब चीजें हो रही हैं, वो आ रहे हैं, तो ये इसकी जिम्मेदारी तो अमित शाह पर होनी चाहिए। लेकिन अदिति, जो दिखाई दे रहा है कि खैर जिम्मेदारी की तो बात छोड़िए, लेकिन फिलहाल जो यात्रा का रूट है, जो सभाएं आज होनी थी, उन तमाम सभाओं पे जो खुलकर घूम रहे थे, राहुल गांधी बाइक पर और एक टशन बन रहा था, लोग देख रहे थे, तेजस्वी भी बाइक पर, यूथ एक बड़े पैमाने पर आता दिखाई दे रहा था, तो वो तो अब बाधित हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता भाषा बाधित होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक जो मुकुल जी ने बात की है उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि ये बड़ा हास्यास्पद है या आयरॉनिक कह लीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी जी यात्रा, विदेश यात्रा से सीधा बिहार पहुंचे थे, और वही बिहार में अब आतंकवादी भी पहुंच गए। हाँ, मतलब जय जयकार करने के लिए अपने वो वहां पहुंचे थे और वही बिहार में पहुंच गए हैं। तो इसका क्या हम वो निकाले, निष्कर्ष निकाले। दूसरी बात ये है, जहां तक यूथ का सवाल है, मुझे तो यही लग रहा है कि अल्टीमेटली अगर आप मुझसे पूछें, सब कुछ वोटर लिस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर नाम ही नहीं होंगे तो किस तरह होगा। हालांकि पूरी तरह से वोट अधिकार यात्रा जो है वो जागरूक कर रही है, सतर्क है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव आयोग का इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका है। क्या वो कर पाएगी कि नहीं, मुझे पता नहीं है। अभी माहौल बिगाड़ने की जो है वो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो इसका असर होगा। मुकुल, जो फोटो दिखाई दी, जो खास तौर से बताई जा रही है कि भाई ये नेशनल फोटो है अपोजिशन की, इसमें कई चेहरे और भी आने चाहिए, और खास तौर से स्टालिन ने भी आकर तमिल में बोला और उसका अनुवाद हुआ और लोगों ने वहां पर भी उसकी तालियां बजाई, क्योंकि बीजेपी बहुत इस पर हंगामा कर रही थी कि स्टालिन किस भाषा में बोलेंगे, तमिल में बोलेंगे तो बिहारियों को तमिल नहीं समझ आती, और अंग्रेजी बोलेंगे तो वो कॉलोनियल कहलाएंगे। तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी लगातार चल रही थी। अभी अखिलेश भी आने वाले हैं, आरा में 30 तारीख को बड़ी सभा है इस पूरे मसले पर। लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है कि लोग तो सुन रहे थे, और मुझे लगता है, आप कैसे देखते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा है, राहुल गांधी दिल्ली में उस तरह से ये नारा नहीं लगा रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे जब ये नारा बढ़ता गया तो अब हर भाषण में तकरीबन वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा सभी लगा रहे। दीपांकर पहले से, तेजस्वी, प्रियंका, ये सारे लोग। नहीं, तो पहली बार ही हमने देखा कि संसद के भीतर मोदी जी जब आ रहे हैं तो उनके स्वागत में विपक्षी वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे, हमने ये सोचा नहीं था। अब 2014 से जब अगर आप देखें तो पहला रिजीम दूसरे रिजीम में कि मोदी जी के लिए कोई इस तरह का नारा भी लग सकता है, ये भी एक देशद्रोही टाइप उसे बना दिया जाता था। अब तक तो मुकदमे FIR हो जाती है और होती रही हैं। तो एक तो ये बात है। फिर एक बात ये है जो अभी हमने आतंकवादी वाली बात की, इससे बाधित जरूर होगी यात्रा, पर मुझे लगता था कि उसका काम लगभग पूरा हो गया। आज जब हम बात कर रहे हैं 28 तारीख है, 30 तारीख को ये समाप्त होनी थी, 1 तारीख को इसकी अंतिम सभा थी, यानी 2-3 दिन का ही फासला था। और अब इसमें प्रियंका आती हैं, स्टालिन आते हैं, तमाम लोग आते हैं और लोग आने थे, तो इसका काम लगभग हो गया। अब आगे का काम है। तो आगे अब देखिए माहौल तो बदला है, लेकिन असल परीक्षा होगी वही बिहार चुनाव में। और अब पहली परीक्षा होगी जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा। अब ये कितनी एकता, कितनी एकजुटता वो जमीन, क्योंकि ये तस्वीरें तो हमेशा हम देखते हैं कि भाई भीड़ तो जुट जाती है, लेकिन वो क्या हकीकत में बदलेगी, ज़मीनी बदलाव उससे होगा। तो सीट शेयरिंग से ही समझ में आने लगेगा कि आगे के चुनाव में किस तरह की एकता बनी रहती है। और फिर चुनाव तो आखिरी फैसला होगा ही। लेकिन ये एक मुद्दा पहुंच गया है लोगों तक, ये चुनाव निकलेगा, अगले चुनाव आएंगे, लेकिन लोगों के मन में पहले जैसे EVM को लेकर तमाम तरह के, अभी एक बात आ गई है कि ये वोट चोरी से सरकार बनी है। अदिति, यहाँ पर एक जो पहलू है वो काफी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से इस यात्रा की पूरी जो डिजाइन है ना, और उस यात्रा में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का आना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देख रहा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप सहमत हैं कि नहीं,
कि इस बार विपक्ष ने चुनाव की घोषणा कर दी है। अब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कब करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर विपक्ष जो है चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 सितंबर भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि जितने भी 65 लाख वोट काटे गए हैं उनको जुड़वाने का काम, उनको करवाने का काम 1 सितंबर तक होना, और उसके बाद फिर हमारे पास, क्योंकि अभी हमारे पास जो वोटर लिस्ट है वो मसौदा है, फिर वो फाइनल होगी और फिर उस पर कोहराम आगे और चढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई स्टोरीज आई हैं, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून में भी स्टोरी आई है जिसमें भाकपा माले ने कहा है कि बहुत मुश्किल है नाम जुटवाना, और वो एक पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने चंद नाम जुड़वाए हैं, क्योंकि वो जो पूरी प्रक्रिया है बीएलओस के जरिए वो बड़ी जटिल है, नाम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ भाषा, ये इसीलिए मैंने आपसे पहले भी यही बोला था कि वोटर्स लिस्ट जो है वो बहुत क्रूशल है जहां तक बिहार चुनाव के नतीजों का सवाल है। लेकिन भाकपा माले कोशिश कर रही हैं, लेफ्ट पार्टीज कोशिश कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक भी इस बार बहुत सतर्क है और कोशिश कर रही है। लेकिन मेन चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन, मतलब अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया कि आधार के बेसिस पे आप कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर पाएगी? वरना इसका तो असर बाकी राज्यों में भी अभी चुनाव होने हैं ना, तो उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये अंदर ये है कि उन्हें भी इसका नुकसान हो सकता है नाम कटवाने का, है ना। तो ये पूरा मसला जो है ये चुनाव में हर इंसान को अधिकार का, और ये यात्रा जो हो रही है मुझे लग रहा है इसका एक अच्छा असर होके रहेगा। हाँ, 1 तारीख की रैली हो पाएगी कि नहीं, धारा 144 लगेगी, वो एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि इसका फायदा और एक होगा। चीज मैं और जोड़ दूं, जो आपने कहा वोटर लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और कि बहुत से लोगों को, भाई सारी राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता कि उनके नाम कट गए। मैं अभी आपको उदाहरण दूं, एक पत्रकार साथी जो सालों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, आज सुबह उनके भाई, मेरे भाई ने फोन किया, उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। 28 तारीख है और आप बता रहे 1 सितंबर को ये सब चीजें फाइनल होंगी। 28 को उसे पता लग रहा है कि वो मृत है। अब वो कैसे साबित करेगा, कैसे दौड़ भाग करेगा सारे कामकाज छोड़ के? तो ये एक बड़ा सवाल लास्ट में यही बनने वाला है। जी, अब देखते हैं कि फाइनली होता क्या है। रेड अलर्ट वाले बिहार में जहां 3 आतंकी अपने चेहरे पहचान नाम के साथ घुसे हैं, और उस बीच जो वोटर अधिकार यात्रा है वह भी धमाल मचाते हुए निकल रही है, और मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन उस यात्रा को सेफ निकालेगी। हालांकि अभी फिंगर क्रॉस्ड रहेंगी आगे आने वाले 2 दिन में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। ट्रंप की टैरिफ वॉर के तहत भारत का जो उद्योग है वह दब रहा है। 50%, जी हाँ 50% टैरिफ इस समय भारत झेल रहा है, और उसकी वजह से जो अनुमान है 20 लाख के करीब नौकरियां जाना शुरू हो गई हैं, कई लाख जा चुकी हैं पहले ही। लेकिन दूसरी तरफ दिखाई देता है कि इससे क्या बचाव होगा, कैसे होगा। मोदी जी बस और बस स्वदेशी का राग अलापते हुए विदेश यात्राएं करना शुरू कर रहे हैं। सवाल बहुत अहम है कि ट्रंप लगातार बहुत एब्यूजिव ढंग से, बहुत ही आपत्तिजनक ढंग के शब्द इस्तेमाल करके सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, भारत की संप्रभुता पर निशाना साध रहे हैं, और दरअसल वह दबाना चाह रहे हैं कि किस तरह से भारत को दबा के अपने हिसाब का ट्रेड डील कर सकें। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा इस पे पंच ये है कि हजारों हजार जो हमारे यहाँ पे मेहनत जनता है उनकी नौकरियों के ऊपर तलवार लटकी पड़ी हुई है। और हमने क्या देखा अभी तक कि अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी ने इसका नारा लगाया, लेकिन अब मोदी जी ट्रंप का नाम लेने को तैयार नहीं है, ट्रंप का फोन उठाने से डर रहे हैं। और ट्रंप ने जो बहुत ही बेइज्जत रूप से हमारे भारत के ऊपर हमला किया है, इकोनॉमिक हमला किया है, मुझे लगता है इसका जवाब प्रधानमंत्री को, देश को देना पड़ेगा। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? तो अभी तक हम बहुत टैरिफ का ये बातें सुन रहे थे, लेकिन अब वो रियलिटी में बदलने लगी हैं, जमीन पर दिखने लगी हैं। हमारे पास ही नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तमाम जगह से खबरें आ रही हैं कि फैक्ट्री किस तरह बंद हो गई है। तो एक तो देश के प्रधानमंत्री जनता को विश्वास में लें, और वो मीडिया भी जो आज तक ट्रंप टैरिफ के फायदे बता रहा था वो भी बताया कि इसके क्या फायदे हैं। दूसरा ये कि स्वदेशी इसका इलाज नहीं है, ये बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और बता रहे हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? देखिए मुकुल, मेरा साफ मानना है कि जो माहौल है उसमें जितना बड़ा संकट है उस संकट को बताया नहीं जा रहा है।
50% टैरिफ का मतलब हुआ कि 1% सीधे सीधे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कम होना। और यह छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि पहले से भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है। और यहां पर जो रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं वह रास्ता और डिजास्ट्रस है, क्योंकि अभी जो 50% टैरिफ लगा है वह तमाम उन स्वदेशी इंडस्ट्रीज पर लगा है जो यहां प्रोड्यूस करते हैं और विदेश में बेचते हैं। आज की तारीख में उनका बेचना तकरीबन बंद हो गया है। 80% के करीब, जी हां 80% के करीब जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। लिहाजा संकट बहुत बड़ा है। 20 लाख नौकरियां मजाक नहीं होती हैं। इस संकट पर सवाल और इसका एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे भारत को बचाया जा सकता है। अदिति, जो दिखाई दे रहा है क्योंकि मीडिया भी बहुत ही जबरदस्त ढंग से खेल रहा है इसको, जिसका जिक्र मुकुल ने किया, कि मीडिया का एक हिस्सा बता रहा था कि इससे अमेरिका ही फंस जाएगा। ऐसे भक्तगण बहुत हमें रोज टकराते रहते हैं, लेकिन सवाल उनका नहीं है। सवाल है कि भारत का उद्योग, आप देखिए हमारा कालीन, मैं जब स्वदेशी सुन रही थी मोदी जी से तो मुझे लग रहा था उनको पता ही नहीं है क्या कि ये जो 50% टैरिफ है, जिसमें 10 सबसे बड़े उद्योग हमारे जो प्रभावित हो रहे हैं, वहां हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कालीन, जैसे आपके श्रिम्प, जैसे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जैसे टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स का तकरीबन 25 दिन पहले खबर आई थी कि अमेज़न, वॉलमार्ट, यहाँ से जो हमारी खरीद होती है उसमें 50% कैंसिल हो गए। नहीं, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए हैं डील्स, जिन पर इंटरनेशनल मीडिया तो खबर कर रहा है, लेकिन भारत में तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। अब लोग बोल रहे हैं क्योंकि लोग हंगामा कर रहे हैं। तो इस जो अभूतपूर्व संकट है, इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं। हम स्वदेशी का जाप कर रहे हैं। हाँ निभाषा, इसमें एक हद तक मैं भी ये समझती हूँ कि ट्रंप भी एक घिरी हुई सरकार, घिरे हुआ प्रेसिडेंट हैं, और वो भी अपने आप को किसी तरह अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। बाकी वो मोदी और ट्रंप के बीच में क्या इक्वेशन है जिस वजह से वो उनका हाथ मरोड़ रहे हैं, वही जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनको हमारी डेयरी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में ये चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इसका कुछ एक फायदा तो हो सकता है अगर भारत नीतिगत बाकी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाए, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हुए, लैटिन अमेरिका हुआ, वेस्ट एशिया हुआ, पूरा एशियन कंट्रीज अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग है। अगर भारत अपना अमेरिका पे निर्भरता कम करे नीतिगत रूप से, तो ये एक फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये देखने की बात है। यहाँ पर मुकुल, मैं जरूर आपसे भी पूछूंगी, अदिति से भी पूछूंगी इस पर, कि उन्होंने कहा कि इससे फायदा हो सकता है अगर इस दिशा में बढ़ाया जाए। सवाल यह है कि वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। उस ट्रांजिशन फेज के लिए क्या हमारे पास, हमने कोई कुशन दिया है? क्योंकि आप देखिए, जो श्रिम्प यानी झींगा सबसे ज्यादा करते हैं, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद पड़ गई है, जो हीरा कटिंग का काम होता है, वहां पर 1 लाख पहले ही छटनी हो चुकी है। 25% पर ही 1 लाख की छटनी हो गई है वहां पर। तो सवाल यह है कि तो नौकरियों का और उद्योग का सवाल है। तो इसके लिए हमारे पास जब तक वो मूव करे वहां, तब तक लोग जिंदा कैसे रहेंगे, ये कैसे सोचते हैं? हाँ, यही जो फायदे वाली बात बता रही हैं, फायदा तो बहुत दीर्घकालिक मामला है। अभी तो यह है कि इस नुकसान से कैसे बचना है। और जो आप कह रहे हैं कि हम और देशों से संपर्क, ये पहले से, बहुत पहले से बात की जा रही थी, और ये तब से बात की जा रही है जब से उदारीकरण की शुरुआत हुई है 90 के दशक से। और 2014 के बाद तो बिल्कुल ये इस तरह से जो यारी अमेरिका और भारत की तमाम उसमें हुई है, जिसमें हमने और दोस्तों को अपने दुश्मन बना लिया है। तो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आप आज जाएंगे और चीन और आज जाएंगे, जापान आज जाएंगे, रूस और आज आप साइन कर लेंगे चीज़ों को और अगले दिन से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अभी का जो नुकसान है, जो एक बड़ा तूफान, बड़ा भूचाल जो एक है, उससे कैसे कम से कम नुकसान हो, इसकी एक व्यवस्था करनी होगी। स्वदेशी की बात हो रही है, तो स्वदेश में कितना खप जाएगा हमारा माल? यहाँ निर्यात का मामला था। निर्यात हमारा सामान होता है, उससे हमें पैसा मिलता है, तमाम हमारे यहाँ नौकरियाँ चलती हैं, और उसकी खबरें आने लगी हैं कि नौकरियां चली जा रही हैं फैक्ट्रियों में, उत्पादन जब वहां खरीदने वाला नहीं है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, जो रास्ते में हैं उनके भी इतना गड़बड़ा गया है कि कैसे वाला तो पूरा दबाव हो गया है। तो
उससे बचने के लिए क्या उपाय है? क्या हम लोग वो जो सारा हम बाहर भेज रहे हैं वो सारा हम स्वदेश में खपा सकते हैं क्या? नहीं खपा सकते उस चीजें। इतना ज्यादा यहाँ भी, हम पे भी कहाँ, यहाँ इतनी बेरोजगारी भी है, हम पर चीजें आम अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदने का औकात नहीं हो रही है, तो हम स्वदेशी करके क्या कर लेंगे? यहाँ भी तो आपको हमारी जेब में पैसा डालना पड़ेगा ना। स्वदेशी का देखिए, मुझे लगता है कि स्वदेशी का तो इससे कोई कनेक्ट नहीं है, क्योंकि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने माल को अपने यहाँ भी खपाएं थोड़ा सा, जो अभी हमारी इंडस्ट्रीज का माल है मान लीजिए, तो हमारी जेब में पैसा होना चाहिए ना। हमारी जेब में पैसा कैसे आएगा? हमारी जेब में तो अपनी जरूरत के लिए पैसा नहीं, तो हम कालीन या हम एक्स्ट्रा कपड़े या हम और चीजें, मतलब या हीरा वीरा, इन सब की तो हम बात ही नहीं कर सकते। की बात यह है कि ये वही उद्योग हैं जिन्होंने पहले नोटबंदी की मार खाई, फिर जीएसटी की मार खाई, अभी थोड़ा सा जीएसटी का वो दिया, अब ये टैरिफ की मार। ये वही कुछ उद्योग हैं जो बड़े बड़े, तो आपको मालूम है उद्योगपति वो तो अमीर से अमीर होते गए हैं इस बीच। तो ये संकट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर इस पर खुद प्रधानमंत्री को नेतृत्व करते हुए जिस तरह से एक रोड मैप, एक आश्वासन, एक कंपनसेशन मोड में जाके लोगों की नौकरियां बचाने का काम करना चाहिए, उसमें वो बात कर रहे हैं कि पैसा काला हो गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, भारत के पसीने पे फर्क पड़ता है। तो भारत के लोग बहुत पसीना बहा रहे हैं मोदी जी, यहाँ पर आप एक रोड मैप बनाइए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा ऐसा है जिसको सुनना समझना बहुत जरूरी है। 2025 यानी आरएसएस के 100 साल, और 100 साल को लेकर जो आयोजन चला है, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में मोहन भागवत 3 दिन तक आख्यान व्याख्यान देते रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि हेडलाइंस में कैसे रहते हैं और पॉलिटिकल बैटिंग कैसे की जाती है, इसमें अब आरएसएस फोर फ्रंट पर है। और जिस तरह से संकट में घिरी हुई सरकार को वह सुझाव दे रहे हैं, वह रास्ता बता रहे हैं, जिन मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है उनमें भागवत बोल रहे हैं, यह एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है सेंट्रल केंद्रीय पॉलिटिक्स में। इस पर क्या पंच है, बताएंगे मुकुल। देखिए, अब तक जो 3 दिन की रिपोर्ट आ रही है उसमें भागवत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। मैं जो समझता हूं कि खुद मियाँ फजीयत दूसरों को नसीहत पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वही वाली एक नीति चल रही है। कथनी करनी का मामला है, आचरण की सभ्यता का मामला है। आप एक तरफ समरसता, एक डीएनए की बात कर रहे हैं और जमीन पर आपकी विभाजनकारी नीति चल रही है, उत्पात मचा रही है, पूरी एक नफरती ब्रिगेड आपने तैयार कर दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, असली एजेंडा वही है जो जमीन पर है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? देखिए, मेरा साफ मानना है कि आरएसएस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर यह काम करते हुए यह व्याख्यान माला आयोजित की गई। पहले दिन से लेकर आज तक हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ कैंपेन सीधे सीधे फोर फ्रंट पर आकर मोहन भागवत ने की है। हिंदू राष्ट्र यानी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निषेध, और उस दिशा में जो जा रही है पूरी डिबेट, जिसपे कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठ रहा, क्योंकि संघी ब्रिगेड जमीन पर जाकर जिस तरह से ईसाइयों और मुसलमानों का जीना हराम कर रही है, वहां पर यह डायलॉग एक मुंह 100 तरह की बातें, जो इनका पुराना एजेंडा है, वही लागू कर रहे हैं भागवत इस समय। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि भागवत और मोदी का जो जिसे कहते हैं टैंगो है, वो इंडिपेंडेंस डे स्पीच से शुरू हो गया था, जहां मोदी जी ने आरएसएस का मेंशन किया था। उसके बाद अब भागवत जी स्वदेश की बात कर रहे हैं, अगले दिन मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर पे नहीं पड़ना चाहिए। ये वही मोहन भागवत हैं जिन्होंने 2019 में पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट में आरएसएस की पूरी बैकिंग दी थी और उन्होंने एफडीआई को वेलकम किया था। मुकुल, जो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि अब मीडिया को भी, और खास तौर से एक उस सेक्शन, मैं गोदी मीडिया की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बाकी सेक्शन को पहले दिक्कत होती थी जब हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, तो अब आप देखिए धीरे धीरे ये नया नॉर्मल बन गया है। हमें भी यह सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कही जा रही है, यानी हमारे संविधान के खिलाफ। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुलकर कहा था कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, ये एक कैटास्ट्रॉफी होगी, तबाही होगी भारत के लिए। लेकिन अब देखिए, इस पर एक बड़े पैमाने पर आरएसएस ने सहमति बना ली है। सब लोग लेख लिख रहे हैं, लीड बनी हुई है, और सब लीड्स में हिंदू राष्ट्र यानी ये हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन
पढ़ाई जा रही है। नहीं देखिए, पहले मैं जितना जानता हूँ आरएसएस को, बहुत करीब से मैंने कई चीजें देखी। उनका एक है, पहले वो एक शुरू करते हैं, लगातार उसे बोलते रहते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा बोलना शुरू किया और उन्होंने सबके मुंह से कहलवा दिया, फिर सारे अखबार सारे टेलीविजन विवादित ढांचा ही लिखने लगे। अब उन्होंने फिर और भी कई मस्जिदों को विवादित विवादित बोलने लगे हैं वो, कि विवादित लिखिए। ऐसी हिंदू राष्ट्र का मसला था। हिंदू राष्ट्र के से किसी को कोई आपत्ति भी होती थी, लेकिन वो उसकी रोज नई परिभाषा, जैसे आपने कहा ना, 100 मुंह से बोलना, अलग अलग बातें। अभी उन्होंने, भागवत जी ने इसी जो लेक्चर है उनका, जो व्याख्यान माला है, इसमें हिंदू राष्ट्र को फिर डिफाइन किया है कि इसका कोई हिंदू राष्ट्र का उस राज्य सत्ता से मतलब नहीं है, किसी दबाव की राजनीति से मतलब नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक बहुत विरासत का मसला है। तो वो लगातार अपनी बातों को ढकते छुपाते रहते हैं, जिससे उन पर इस तरह के आरोप ना लगे। वरना जैसे खालिस्तान का नारा था, वैसे हिंदू राष्ट्र का नारा है। क्यों नहीं हम दोनों को सामने एक तरह से देख पाते? लेकिन वही है कि एक बड़ा बहुसंख्यक समाज के दिमाग को इस तरह से ढाल दिया जाता है कि उसे वो बातें बुरी नहीं लगती। बहुत सारी चीजें, जैसे मुसलमानों पर हमला हमें बुरा नहीं लगता, और उसमें हमें नॉन वेज बंद करने पर कोई हमें वो नहीं होती है ना, किसी दिन कांवड़ के लिए सड़क बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन किसी दिन एक दिन नमाज सड़क पे पढ़ने पर आपत्ति। तो हमारा माइंडसेट, हमें जिस तरह से ढाला जा रहा है, वो लगातार उसका काम में बहुत सक्सेस रहा है। इस बात में आरएसएस को बहुत बधाई देनी चाहिए कि वो लगातार 100 साल से एक चीज पर टिका है और उसने लगभग एक तरह की चीजें अब सहमति बना ली है, और हिंदू राष्ट्र बाकायदा घोषित हो या ना हो, वो हो चुका है। अब आप माने ना माने। अदिति, जो चीज दिखाई दे रही है कि जैसे आपने जिक्र किया आर्थिक नीतियों का, बीच बीच में स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस के संगी साथी है, वो भी अपना काम करता रहता है, बोलता रहता है इस पे, लेकिन नीतियों के लिहाज से उन्होंने कभी कोई जमीन पर उतर के प्रोटेस्ट नहीं किया। और विदेश नीति के बारे में भी मोहन भागवत का ये कहना कि मोदी जी नहीं कह पाए कि भैया ट्रंप तुम हमें मत दबाओ, तुम झूठे हो, लेकिन यहाँ पर भागवत जी बैटिंग के लिए आए हैं कि भाई तुम्हें दबना नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। करीब करीब टोन यही है कि जैसे हम ऊपर बैठे हुए हैं, तुम आगे बढ़ते रहो, है ना, जैसे सीनियर जूनियर को बोलता है। तो टोन भी मैं कल सुन रही थी बहुत ध्यान से, तो टोन पूरा वही है। आरएसएस एक पॉलिटिकल बैटिंग करना शुरू किया है 2025 में। यह कितना बड़ा सवाल उठता है आपके लिए कि क्या बड़े पैमाने पर एक चेंज आप देखती हैं 2025 में? बड़े पैमाने पे चेंज नहीं, मुझे लग रहा है कि ये चेंज तो आरएसएस की जो मतलब जो पूरी एजेंडा है, ये तो धीरे 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 घर कर चुका है। जैसे मुकुल जी ने बोला कि वो अब हमारे हर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, सब चीज में चुका। अब इकोनॉमी में क्योंकि घिर गए हैं, तो एक बहुत ही उस तरह का अप्रोच ले रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि जमीन पे क्या चल रहा है, जमीन पे आपकी धामी सरकार उत्तराखंड में मुसलमानों के बॉयकॉट की बात कर रही है, लेकिन उत्तराखंड ने पहली बार यूएई को अपने एप्पल एक्सपोर्ट किए हैं। तो वो मुसलमान देश नहीं है क्या? वहाँ इकोनॉमिक बॉयकॉट, आप वहां पे दुकानें बंद करवा रहे हैं, वहां से भगवा रहे हैं लोगों को, और उस पे भागवत जी की कोई टिप्पणी तो हमने सुनी नहीं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट पे भी मोदी सरकार ने जो भी टारगेट रखा है, कुछ नहीं कहा है। अब क्योंकि घिर चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं रहा, तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, लेकिन वो कोई उपाय नहीं है कि अमेजोन है, इतनी चीजें हैं। आप देखिए इलॉन मस्क को, स्टारलिंक को, टेस्ला को, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मोदी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनॉग्रेट किया और बोला कि भारत ये कमाल कर देगा, उधर टेस्ला के लिए पूरे आपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये तो देखने की बात है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है जी इनका। तो चलिए देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन एक बात जो निश्चित तौर पे चिंता की बात है कि हिंदू राष्ट्र को न्यू नॉर्मल बना दिया है आरएसएस ने, और उसका दरअसल मिशन यही है कि हर बार हर जगह 100 मुंह से एक ही बात बोलते रहो, और वह लगे कि इतना बड़ा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ वाला कमेंट लोगों को परेशान नहीं कर रहा। यह चिंता का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए। शुक्रिया।